चल। तो देखिए आज विद्युत विभव के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने विद्युत विभव किसी आवेश के कारण, मतलब कोई बिंदु आवेश है, हाँ? उस बिंदु आवेश के कारण जो हमने कोई बिंदु आवेश लिया था, ठीक है। ये हमने एक प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है। इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। उस पर किसी बिंदु पर अपन ने कोई बिंदु ले लिया, मान लीजिए कोई भी बिंदु अपन ने यहाँ पर ए बी ऐसे 2 पॉइंट ले लिया था हमने, है ना। इस पर हमने एकांक धनावेश को रखा, है ना। और इस पर हमने देखा था अनंत से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य, किसको, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना, क्या था, विभव था। तो हम ये निकाल चुके थे, ये इसकी वैल्यू कितनी थी, तो हमने बोला v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। ये हमारे पास इसका क्या था, विभव, ये हमको मिला हुआ था, ये हमने निकाला हुआ था, ठीक है। तो स्रोत जो आवेश है, ठीक, इसको हम क्या करते हैं, एक बार धनात्मक लेते हैं और एक बार ऋणात्मक लेते हैं। थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर जब हम एकांक धन आवेश रखेंगे तो इस पे कौन सा बल लगेगा या किस दिशा में बल लगेगा, तो हमने बोला इस दिशा में बल लगेगा। यहाँ पर एक ऋणात्मक आवेश लेते हैं, जो स्रोत आवेश है, वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऋणात्मक आवेश ले रहा हूँ, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये कोई बिंदु लिया, कोई बिंदु P ले लेते हैं, यहाँ पर हम एकांक धन आवेश, ये कौन सा धनावेश है, एकांक धनावेश, है ना। तो इस पर विभव, यहाँ पर विभव ले लेते हैं, और यहाँ पर विभव में देखो, विभव हमको मालूम है, हमने विभव की गणना कर चुके हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात, विभव किससे रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे कार्य से, है ना। सीधी सी बात है, दिमाग में एक चीज आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि विभव रिलेटेड टू दी वर्क, ठीक है। पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द वर्क, मतलब आपका जो विभव है वो किससे संबंधित है, सीधे सीधे कार्य से, मतलब किए गए कार्य से। किसी एकांक धनावेश को हम क्या कर रहे हैं, अनंत से, डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और V = हमने बहुत अलग अलग तरीके से डेफिनेशन हमने देखा था, तो V = हमने क्या लिखा, W/Q। ये हमारे पास पोटेंशियल या विभव की परिभाषा थी, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको इस तरह से भी लिखा था, कहाँ से लेकर आए थे, अनंत से कहाँ तक लेकर आए थे, B तक लेकर आए थे, और ये वर्क डन था, ठीक है ना। और फिर हमने निकाला हुआ था E.dr, A से हम कहाँ तक, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट से बिंदु A तक लेकर आए थे। ये इस तरह की हमारे पास क्या थे, रिलेशन आए हुए थे। आज थोड़ा सा इसको और स्टडी करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस स्रोत, हमारे पास स्रोत आवेश क्या है, प्लस Q, ठीक है, धन Q आवेश है, और यहाँ पर क्या है हमारा एकांक धन आवेश, ठीक है, हमने एक एकांक धन आवेश लिया हुआ है। अच्छा, इस पर, इस स्रोत आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो हमने बोला क्योंकि इस स्रोत आवेश के कारण मान लो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी E है, तो इस पर जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, F = Q × E। उसका डायरेक्शन, क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि होने के कारण इसका जो इसकी एक दिशा होगी, और वो दिशा क्या होगी, क्योंकि ये धन है ये भी धन है, तो ये दोनों के मध्य, दो समान आवेशों के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो ऑब्वियसली ये बल जो होगा वो कहाँ लगेगा, इस दिशा में लगेगा। और याद रखिएगा, बल जो होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है, अर्थात बल की दिशा क्या हो गई, ठीक। फिर से यहाँ पर भी हम दो, ठीक है ना। फिर से देखिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये कैसा है, धन, और ये कैसा है, ऋण। देखिए तो इस पर कौन सा बल लगेगा, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण का बल लगेगा, और वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब भी बल लग रहा होता है तो कण की गति कैसी होती है, कण कैसे हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा, त्वरित गति होती है।
और मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे हमको वर्क ऐसे करना है कि त्वरण उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये देखिए, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना। और विद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि हमने एकांक धनावेश को रखा तो धनावेश जो इस पर लगने वाला बल है वो किस दिशा में लगेगा, तो बल की दिशा में क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। यहाँ पर यदि हमने धनावेश रखा, देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, तो इस दिशा में होगी। देखिए तो बल हमेशा, एक बात और एक चीज तो क्लियर होगी कि बल हमेशा कहाँ लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक। अब फिर से मैंने आपसे क्या कहा, एक नोट आप कर लीजिएगा, नोट। अच्छा फिर से हम यहाँ पर देखते हैं ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर जो विभव होगा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, उसको थोड़ा सोचते हैं। तो देखिए ये जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना। और ये हमको क्या करना होगा, जब ये वाला स्रोत आवेश जिसके विद्युत क्षेत्र के कारण हमने एकांक धनावेश को रखा है, स्रोत आवेश कैसा है, धनात्मक है, तो ऑब्वियसली इस पर बल इधर लगा, तो हम कार्य किस पर कर रहे हैं, उस आवेश पर काम कर रहे हैं, किस एकांक धनावेश पर। तो जब हम आवेश पर कार्य कर रहे हैं, हमको क्या करना होगा, इसके विपरीत दिशा में जो बाह्य बल होगा वो कैसे लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। और विपरीत दिशा में या किसी पदार्थ पर, एक चीज हमने पढ़ा हुआ है 11वीं क्लास में, किसी पदार्थ पर किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक, याद रखिए धनात्मक होता है। यदि पदार्थ पर हम बाह्य बल लगा रहे हैं तो वो क्या होता है, धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना पड़ रहा है, इसको इस तरफ लाने के लिए, यहाँ A से B तक लाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, बाह्य बल लगाना पड़ रहा है, ये इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर जो विभव होगा वो कैसा होगा, ये देखिए फिर से वही मैं एक चीज और बाद में, पहले तो हम इसको कंसेप्चुअल समझ लेते हैं कि V हमारे पास कैसा होगा, यहाँ पर धनात्मक, या इसको हम बोलते हैं विभवांतर, इसको हमने क्या नाम दे दिया, विभवांतर। क्यों, A और B के बीच जो विभवांतर होगा, है ना, वो कैसा होगा, धनात्मक, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो बल हमने लगाया वो कहाँ लगाया, किसी पदार्थ पे लगाया, और उसको हम कितना बल लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं QE बल लगा रहे हैं। QE बल लगा करके हमने उसको इस दिशा में लाया। अच्छा यहाँ क्या होगा, सोच कर देखते हैं। तो यहाँ पर इस आवेश पर बल लग रहा है, और वो क्या करेगा, कौन सा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो ये जो आवेश है वो क्या होगा, तेजी से जाएगा, जैसे जैसे इधर आएगा तो इसका आकर्षण बल क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इसका जो वेग है वो भी बढ़ता जाएगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। लेकिन हमको त्वरित नहीं होने देना है, हमको कार्य ऐसा करना है कि वह गति जो त्वरण है वो उत्पन्न ना हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस दिशा में बल लगाएंगे, किस दिशा में बल लगाएंगे, इस दिशा में। मतलब हमारा जो बाह्य बल होगा, देखो ये वाला बल कौन सा है, तो QE, किसके कारण लग रहा है, तो ये इस दिशा में लग रहा है। अब बाह्य बल जो होगा वो हम हमको कहाँ लगाना पड़ेगा, इस दिशा में बाह्य। और वो क्यों लगाना पड़ रहा है, तो वही बात कर रहा हूँ, क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो गति कैसी हो, त्वरित, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस दिशा में, और फिर धीरे धीरे हमने आने दिया उसको ऐसे। तो यहाँ पर कौन बल लगा रहा है, हम बोलेंगे ये विद्युत क्षेत्र, किस दिशा में लगा रहा है, इस दिशा में। हमको कहाँ से कहाँ लेकर आना है, इसे इन तक लेकर आना है। फिर से ध्यान रखिए, देखिए ये माइनस आवेश कैसा है, स्रोत आवेश कैसा है, ऋणात्मक, तो यहाँ पर विभव भी कैसा होगा, ऋणात्मक। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक, तो मान लीजिए हमने अनंत से इसको यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य वो कितना है, 100 -100 ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ तक जब वो आवेश आकर्षित, इसलिए विद्युत क्षेत्र में के द्वारा जो ये आवेश आकर्षित हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए इसको माइनस कितना लगा, 120 जूल, ठीक है, 120 जूल लगा। यहाँ पर मतलब 120 जूल यहाँ लगा, ऋण 120 जूल और ऋण 100 जूल। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं यहाँ पर विभव बोलता हूँ इसको V1, और यहाँ पर विभव इसको मैंने नाम दिया V2,
अब बताइए V1 कितना है, तो V1 है 100 जूल, वो भी ऋण 100 जूल, ठीक है। और V2 कितना है, तो हमने बोला ऋण 120 जूल। अब बताइए कि यहाँ पर V1 और V2 इसमें से कौन सा बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्वियसली देखो ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होती है, बात समझ में आ रही है ना, ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, बस ऑब्वियसली। आप देखो कि इसको मैं सीधे सिंपल से बताऊं कि भाई मेरे ऊपर एक ऋण है, ऋण कितना है 120 है ना, तो ऑब्वियसली, और इसके ऊपर ऋण कितना है, तो 100 है, मतलब एक व्यक्ति है उसके ऊपर ऋण 100 है, एक व्यक्ति है उसके ऊपर ऋण कितना है 120 है, तो ऑब्वियसली 100 वाला कम ऋणी है ना, और ये 120 वाला अधिक ऋणी है। दैट मींस कि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी बोली जाएगी, तो बड़ी संख्या कौन सी बोली जाएगी, तो हम बोलेंगे बड़ी संख्या V1, क्या होगी V1, ठीक है। अभी बता रहा हूँ, इसी से हम चीजों को समझेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ V1 क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक, क्योंकि ऋणात्मक 100 है और ये 120 ऋणात्मक है, तो ध्यान रखिएगा जो ऋणात्मक संख्या जो सबसे बड़ी होती है वही छोटी होती है, ऋणात्मक संख्या याद रखिएगा, ठीक है ना। संख्या रेखा में भी आप लोग देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि ये 0 है, इधर ऋणात्मक है, तो संख्या और छोटी होती जाती है, चाहे ऋणात्मक संख्या इधर हम बोलेंगे कि ये देखिए क्या हो रहा है 1 2 है ना, 1 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, इधर 1 2 3, तो देखिए ये इधर संख्या और छोटी होती जाएगी क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या का मान जितना ज्यादा होगा, लेकिन यदि वो ऋणात्मक है और ज्यादा मान ज्यादा है, मतलब 120 है और ऋणात्मक है, तो ये उतनी छोटी होगी, शायद आपको इतना तो समझता ही है, ठीक है, इसलिए मैं इसको और ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। चलिए देखिए यहाँ पे यहाँ V1 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, V2 से। फिर से यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए अनंत से यहाँ तक जाने पर हमको यहाँ पर कार्य कितना करना पड़ रहा है, तो हमने बोला 10 जूल, और यहाँ तक लाने में हमको कार्य कितना करना पड़ रहा है 60 जूल। क्यों, देखिए हमको जब हम अनंत से यहाँ पर लेकर आएंगे तो यहाँ पर जो कार्य करना पड़ रहा है कितना है, ये 10 जूल, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारे पास प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पर आवेश जब हम लेकर आएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम क्या करके लेकर आएंगे उस पर कार्य। यहाँ पर आकर्षण हो रहा है और हम किधर लगा रहे हैं, इस दिशा में बल लगा रहे हैं, किस दिशा में लगा रहे हैं, इस दिशा में, तो दिशा वाइज भी देखें तो ये कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि हम यहाँ पर बल कौन लगा रहे हैं, पदार्थ लगा रहे हैं। मैंने क्या कहा, किसी पदार्थ पर किया गया कार्य कैसा होता है, धनात्मक, और पदार्थ द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, ठीक है ना। तो ये चीज को लेकर के यदि हम समझिए तो देखिए यहाँ विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो उसको दूर हटाना, हम कार्य कर रहे हैं कहां से, A से B तक हमको लाना है, हमारा टास्क है कि A से B तक लाना है, तो कौन कार्य कर रहा है, हम कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस पर हम कार्य करेंगे, तो इस आवेश पर हम कार्य कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, किसी पदार्थ पर किया गया कार्य, मतलब किसी पदार्थ पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक, और पदार्थ द्वारा मतलब इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर आकर्षण लग रहा है, हमने सिर्फ उसको रोक के रखा हुआ है ताकि वो गति कैसी ना हो, त्वरित ना हो, इसको ऐसे रोक के रखा हुआ है और फिर धीरे धीरे आने दे रहे हैं, है ना। तो ये कहां तक आने दिया, कौन कार्य कर रहा है, तो हमने बोले स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र किस पर बल लगा रहा है, तो हमने बोला आवेश पर, किस दिशा में लगा रहा है, इस दिशा में लगा रहा है, और हमने जो बल लगाया बाह्य बल जो लगा रहे हैं हम इस दिशा में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये कैसा होगा, ऋणात्मक, यहाँ पर कैसा होगा, धनात्मक। इज दैट क्लियर। तो एक चीज हमको समझ में आई, अभी यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ये देखिए V1 V2 हमने यहाँ पर इसको नाम दे दिया, यहाँ पर देखिए तो इसको मैंने क्या बोला है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर V1 इसको V1 बोला और इसको V2 बोला, वैसे ही इसको भी हम बोल देते हैं ये V1 है और यहाँ पर ये इसको हमने ले लिया V2। फिर से देखिए यहाँ पर यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये V1, अब देखिए यहाँ पर विभव कितना है 10 जूल, यहाँ पर विभव कितना है 60 जूल, ठीक है ना। तो देखिए ये धन है तो विभव भी कैसा है, धनात्मक है, ये धनात्मक है ये भी धनात्मक है, तो बताइए कौन सा विभव बड़ा होगा, हमने बोला यहाँ पर इस कंडीशन पर, इसको कंडीशन हमने नाम दे दिया कैपिटल A, ये नाम दे दिया, और ये कंडीशन कौन सी है, B, यहाँ पर दोनों कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर विभव क्या है V1 और हमने यहाँ पे V2 लिया,
तो इस कंडीशन पर आप देखिए कि किसका विभव ज्यादा है, हमने बोला V2 का, तो मैंने इसको ऐसे लिखा। अच्छा, अब ये देखिए कि आवेश कहां से कहां चल रहा है, तो हम बोलेंगे V2, देखो कहां से कहां चल रहा है, यदि मैं यहां पर रखकर आवेश को छोड़ दूं तो वो कहां जाएगा, इधर जाएगा। बस समझ में आ रही, मतलब आवेश का जो प्रवाह होगा, आवेश बल के कारण किधर गति करेगा, इधर गति करेगा। हमने बल लगा करके कार्य ऐसा किया, लेकिन यदि मैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश को छोड़ दूं तो जाएगा किधर, इधर जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा। किधर जाएगा, तो मैंने कहा अधिक विभव से कम विभव की, अधिक विभव से कम विभव, उच्च विभव से, ऐसा लिखेंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। देखिए यहाँ पर आवेश की जो गति होगी, यदि इसको मैं फ्री छोड़ दूं, है ना, तो यदि स्वतंत्र आवेश को यदि किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो आवेश की गति किधर होगी, तो देखिए ये अधिक, यहाँ पर देखिए ये V2 कहां जाएगा, यहाँ पर स्वतंत्र छोड़ दूं तो ये आवेश कहां से कहां जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। देखो यहाँ पर मैंने ये प्लस है, इसको थोड़ा कार्य करके यहाँ ला करके छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली दोनों धनावेश के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इस पर बल किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, तो आवेश की गति किधर होगी, इधर होगी। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आवेश कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब ये धन है, ये ऋण है, तो इस पर आवेश बल किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा। यदि यहाँ पर इसको फ्री छोड़ दे तो आवेश की गति किधर होगी, यहाँ से यहाँ, V1 से कहां पर, ये V1 से V2 की ओर, और V1 कैसा है, उच्च विभव, और ये कैसा है, निम्न विभव। तो आप खुद देखिए यहाँ पर भी आवेश गति कैसे कर रहा है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आवेश, एक हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल कर आया कि आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं कि यहां पर देखिए विभव, जैसे जो विभव है, हमने ये देखा कि विभव क्या बताता है, विभव से क्या, विभव दो पॉइंट का हमने विभव लिया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, हमने बोला यहाँ पर V1 और ये हमने बोला V2। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा कि V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। यदि आपको ऐसा कोई कंडीशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो फिर से यहाँ पर देखो, इसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा विभव से हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं यहाँ पर, यदि मैंने यहाँ पर विभव को धनात्मक लिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, तो यदि अपन ये विभव को दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये अधिक है और ये कम। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा अधिक विभव से, देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए ये अधिक विभव से कम विभव आ रही है। अर्थात यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे क्या है, अच्छा ये V1 से V2 की ये दिशा होगी, मतलब ये कि विभव हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी बता सकता है, विभव से हम विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बता सकते हैं। इसका उल्टा भी ले लीजिए, यदि मैं इधर ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर दिखा रहा हूं तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि यहाँ पर विभव क्या होगा, ज्यादा होगा और यहाँ विभव कम होगा। तो उच्च विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की होगी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको नोट एक अपन ने कर लिया, नोट दूसरा करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। यहाँ पर भी देखिए उच्च विभव से निम्न विभव, दोनों कंडीशन हमने ले लिया हमने। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरा हमारे पास निष्कर्ष आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी, निम्न विभव की ओर होगी,
होगी। क्या होगी? तो हमारे पास दो निष्कर्ष निकल के आ गए, पहला और ये दूसरा। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेंगे, ठीक है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना, से हम विभव बता सकते हैं। तीसरा, हम बोलेंगे हमेशा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यदि अपन बात करते हैं, देखिए विभव की बात कर रहे हैं या विभवांतर की यदि मैं बात करूं तो विभव की दिशा यहाँ पर, अच्छा वो रिलेशन में मैं आपको बता दूंगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास नोट निकाल के अपन लाते हैं कि इसको नोट करके और लिखिएगा, ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक, ये नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर एक और तीसरा नोट आप लिख सकते हैं कि यदि स्रोत आवेश धनात्मक है, धनात्मक है, तो विभव भी कैसा होगा? तो विभव धनात्मक होगा। यहां दिख रहे हैं ना, ठीक है। इसी तरह से यदि स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो विभव भी ऋणात्मक ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमको यहां से समझ में आ जाता है कि यदि स्रोत आवेश कैसा है, धनात्मक है, तो विभव भी धनात्मक होगा। और यदि स्रोत आवेश, तो उसको हम दो तरीका से कंसेप्चुअल भी हम समझ चुके हैं, ठीक है, कार्य को लेकर के समझ चुके हैं, ठीक है। और यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि स्रोत आवेश धनात्मक है, तो विभव भी हमको कैसा मिला? धनात्मक मिला किसी बिंदु पर इस स्रोत आवेश के कारण। इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव की गणना करते हैं तो वो भी हमको कैसा मिला? धनात्मक मिल रहा है। और यहाँ पे हमको कैसा मिल रहा है? ऋणात्मक मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब हम ये देखते हैं कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र, जैसे हमने विभव की गणना की थी, है ना, कार्य द्वारा, तो विभव किससे रिलेटेड है? कार्य से रिलेटेड है ना। तो हमने इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, विभव क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। विद्युत क्षेत्र, अच्छा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा विभव और विद्युत क्षेत्र, विभव व विद्युत क्षेत्र है ना, में संबंध हम ये निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको समझने से पहले अपन ये लिखते हैं कि देखिए V प्रोपोर्शनल है ना, और E इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। विभव सीधे रिलेटेड है कार्य से, और ये विद्युत क्षेत्र जो है वो बल से संबंध रखता है, ठीक है। अब ये जो E है वो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे के लिए आपको एकदम थोड़ा दिमाग में रखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि यदि अपन बात करते हैं एकांक आवेश को, कैसे ध्यान देना, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसको? एकांक आवेश, है ना। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हमने क्या नाम दिया था? विद्युत क्षेत्र। एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हमने क्या नाम दिया था? विद्युत क्षेत्र। वहीं पर क्या बोल रहा है कि एकांक धनावेश द्वारा किया गया कार्य, अच्छा, E क्या है? एग्जैक्टली E स्ट्रेंथ है, यही फोर्स है ना, किस पर? एकांक धनावेश पे लगने वाला बल, है ना। तो ये इसको हम बल की जगह, जब भी हम यदि मैं बोलूं कि जो कार्य है मैंने किस पर निकाला? एकांक धनावेश। कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है बल गुना
विस्थापन, ये अपन ने निकाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो बल है विद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश पर हम क्या करते हैं या किसी आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, कोई विद्युत क्षेत्र है, ये हमने विद्युत क्षेत्र ले लिया, इस पर कोई आवेश Q रखा है ना, ये विद्युत क्षेत्र E है, इस पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, इस आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, Q into E, ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, Q into E into dx। अब देखिए यहाँ पर फिर से एकांक धनावेश पर किया गया कार्य, तो एकांक धनावेश देखो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। एकांक धनावेश तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q को यहाँ लेकर आ जा रहा हूँ और यही क्या कहलाएगा, विभव। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, देखिए E डॉट dx, मैं डायरेक्ट रिलेशन निकालना चाहूँ तो ये मुझे रिलेशन मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। बट हम यहाँ पर जो कार्य की गणना है, मैंने बार बार बताया आपको, चूंकि यहाँ पर आवेश पर लगने वाला बल, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूरी नहीं है कि हमेशा एक समान हो, ठीक है ना, हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो जरूरी नहीं है। यदि एक समान है तो हम डायरेक्ट ये यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि एक समान है तो डायरेक्ट V = E dx हम यूज कर लेंगे, चल जाएगा। लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं है तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो कार्य की गणना है वो हमेशा क्या करते हैं, यदि ऐसे करेंगे E डॉट dx, समाकलन का प्रयोग याद रखिएगा। यदि विद्युत क्षेत्र मतलब बल कैसा है, परिवर्ती है, बल परिवर्ती है, तो बल परिवर्ती कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं होगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए फिर से हम यहाँ देखते हैं V और इसमें, तो थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं। देखिए V यहाँ पर Q हम मानकर चलते हैं कांस्टेंट है, स्रोत आवेश है ना, इसको हमने चेंज नहीं किया तो वो कांस्टेंट होगा, ये वाला तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। तो V किस पर निर्भर करेगा, तो V निर्भर करेगा दूरी पर। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्रोत चार्ज ले लिया, चलो यहाँ पर एक स्रोत चार्ज ले लिया। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो P पॉइंट है इस पर V की गणना करता हूँ तो V मुझे क्या मिलेगा, तो 1/4πε0 Q/r, ये जो ठीक। और यहीं पर E की गणना करूंगा तो E मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए 1/4πε0 Q/r²। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो बचा क्या r, मतलब ये किस पर निर्भर करेगा, 1/r। फिर से E की बात कर रहा हूं तो ये किस पर निर्भर करेगा, 1/r²। ठीक है, तो आप ये देखें, यदि मैंने आपसे क्या कहा कि मान लीजिए यहाँ पर अपन लेते हैं, इधर मैंने ले दिया r और इधर मैंने ले लिया E एंड V दोनों के बीच। तो देखिए यहाँ पर मैं अपन देख रहे हैं यदि मैंने इसको 3 मीटर की दूरी पर रखा है, इस स्रोत चार्ज के 3 मीटर की दूरी पर, तो जो विभव है वो 1/3 गुना क्या हो जाएगा, कम होगा या 1/3 होगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 3 का वर्ग कर दीजिए तो 1/9 गुना कम हो जाएगा। मतलब विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है दूरी बढ़ाने पर तेजी से कम होती है और विभव कैसा कम होगा, वो थोड़ा सा धीमे कम होगा। मतलब यदि मैं यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहूँ विद्युत क्षेत्र और V इन दोनों के लिए, तो देखिए ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये विद्युत क्षेत्र के लिए ग्राफ कैसा होगा, तेजी से कम होगा। ये विद्युत क्षेत्र ये तेजी से कम होता है। आप बढ़ा दीजिए, 4 कर दीजिए, 16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, 1/4 रहेगा, है ना। तो ये थोड़ा धीरे कम होता है और ये तेजी से कम होगा। तो ये तेजी से मैंने इसको कम कर दिया, ये इसको करने के लिए V, तो यहाँ पर हमने विभव लिया, इसको भी ले लिया, ये कैसे कम होगा, तो ये हमारे पास इन दोनों की ग्राफ। तो V का जो कम होना है वो थोड़ा सा स्लो, मतलब धीरे कम होता है, लेकिन यहाँ पर E कैसे कम होगा, वो तेजी से कम, याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, इससे क्लियर है। तो E और V के बीच आप ग्राफ बनाना चाहें तो ये ग्राफ होगा किसके बीच, E और E व V के लिए का, ऐसे E व V का ग्राफिकल ग्राफ ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई एंड बी। ओके, तो आप इसको इस तरह से देखिए, जैसे जैसे आर बढ़ेगा, आर के बढ़ने से ई तेजी से कम होता है, बी धीरे कम होता है। ये चीज के रिलेशन में आपको दिखता है। अब हम ये देखते हैं कि ई व वी के बीच डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा देखते हैं इसको, ठीक है, और इनके बीच रिलेशन क्या बनेगा, ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक। अब देखते हैं रिलेशन अपन, तो हम यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर यदि मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा विद्युत क्षेत्र E, ठीक है, और ये हमारा R है, क्या है ये R, ठीक है। तो हमने क्या किया, आवेश को हम कहां से कहां ला रहे हैं, तो हमारे पास ये दो पॉइंट, ठीक है, ए और बी। हमने आवेश को इस विद्युत क्षेत्र ई में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये ई है, तो मान लीजिए इनके बीच का जो कोण है वो कितना बनता है, थीटा। तो ई, इसका क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, ई cos थीटा। हम पढ़ चुके, ये ई का डायरेक्शन है, ये आर का डायरेक्शन है, दोनों के बीच कोण थीटा है, तो इस दिशा में ई का कौन सा भाग होगा, तो हमने बोला ई cos थीटा, ठीक है। फिर से हम निकालते हैं कार्य, मतलब ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, है ना, और वही कार्य किसको ले जा रहे हैं हम, एकांक धनावेश को, किसको, एकांक धनावेश को। अभी मान लो क्यू को ले जाते हैं, चलो क्यू को लेके जा रहे हैं, है ना, तो क्यू को हमने बिंदु ए से बी तक, मतलब ये आर है, ये क्या है आर की दिशा, ठीक, और ये किसकी दिशा है, तो देखिए आर हमने क्या कहा, ये कहां से ले जा रहे हैं, यहां से यहां ले जा रहे हैं, तो आर की दिशा ये, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, या विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है, विपरीत है, तो जो कार्य होगा वो कैसा होगा, बल माइनस हो जाएगा, क्योंकि आर की दिशा हमने क्या बोला, इस डायरेक्शन में, ई किस डायरेक्शन में, मतलब ये ऐसे है ई, लेकिन ई का कौन सा घटक काम कर रहा है इधर, तो हमने बोला ई cos थीटा, दोनों के बीच कोण थीटा बना हुआ है, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है, हमने क्या कहा, ई इधर है, ठीक है, और ये आर की दिशा है, कौन सी, ये वाली, ये आर की दिशा। हम कहां से एकांक धनावेश को ए से बी तक लेके जा रहे हैं, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। विस्थापन हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने dx विस्थापन क्या है, यहाँ पर dr ले लेते हैं, ठीक है, ये r दूरी है, मान लो हमने इसको छोटा छोटा, क्योंकि मैंने बोला था कार्य कैसा करना है, थोड़ा थोड़ा मतलब वो करना है, तो यहाँ पर हमने dr लिया, क्यों करते हैं, तो हमने इसको ताकि ये त्वरित ना हो, ठीक है, तो हमने ये ले लिया, ठीक। अब इस पर लगने वाला बल किसके कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण, तो क्या हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में क्या होगा, e cos थीटा, उसका इफेक्ट क्या होगा, e का इस क्षैतिज इफेक्ट क्या होगा उसका, e cos थीटा। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, q e cos थीटा इनटू dr, क्योंकि इस पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, क्या होता है q e, लेकिन ये किसके कारण लग रहा है इस पर बल, e cos थीटा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, e cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हमने हमारे पास ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर अब एकांक धनावेश क्यू को नीचे ला लीजिए, तो यही क्या कहलाएगा, विभवांतर ए से बी तक लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, VB माइनस VA, यही मिलेगा मुझे। कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं कार्य, हम कार्य कर रहे हैं, तो B A से B तक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस E cos थीटा इनटू dr, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं। अच्छा, यदि मैं इसको कैसे देखूं, ये डिफरेंस है, विभवांतर है, दो बिंदु के बीच विभवांतर, ठीक है, इसको अपन ने क्या लिख दिया, dv। यदि मैं इसको dv लिख दूं तो ये क्या मिल जाएगा, va b अपॉन q। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या हो जा रहा है, तो e dr cos थीटा, तो इसको सदिश रूप में लिखना चाहूंगा तो सदिश e, और ये हो जाएगा dr, ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस आ रहा है, क्योंकि देखिए dr की दिशा, देखिए dr की दिशा क्या है, हम उसको आवेश को किधर ला रहे हैं, किस डायरेक्शन में ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस दिशा में, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। तो देखिए यहाँ पर dv इज इक्वल्स टू क्या मिला, तो dv इक्वल्स टू हमको मिला माइनस e डॉट dr, ठीक है, ये सदिश रूप। यदि हम ऐसे ही लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस e dr cos थीटा, ठीक है, ये dv हो गया। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने इसको अभी स्किप कर दिया, देखिए इन दोनों के बीच रिलेशन आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विभवांतर ये
यहाँ पर यदि मान लीजिए कि ए की दिशा भी ए है और हम यहाँ ए से बी लेकर आ रहे हैं, इस विपरीत दिशा है ना, तो दोनों की दिशा कैसी है, सेम। दोनों के बीच एंगल मान लीजिए कितना हो रहा है, तो हमने बोला 0, तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, तो जब दोनों के बीच रिलेशन 0 हो जाएगा, देखिए dr और e दोनों के बीच रिलेशन 0, तो माइनस e डॉट dr, ये दोनों के बीच, तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए E इज इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, E इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr, और इसी को हम नाम देते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। ठीक, तो एक बार थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये विभव इधर जाने पर विभव क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे बढ़ रहा है, बढ़ता है, किधर जाने पर, इधर जाने पर, और इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो विद्युत क्षेत्र विभव बढ़ने की जो दिशा होगी वो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा। इसका मतलब ये है कि विभव की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत। ये इस रिलेशन से भी हमको समझ में आ रहा है कि जो विभव की दिशा होगी, विभव की दिशा, यहां से रिलेशन हमको समझ में आता है कि विभव की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत, कैसी होगी, विपरीत होगी। याद एक चीज हमको यहां से, ये है आपका रिलेशन किसके बीच, E विद्युत क्षेत्र और विभवांतर के बीच, विद्युत क्षेत्र व विभवांतर के बीच रिलेशन हमारे पास क्या मिल गया, माइनस dv अपॉन dr, यही क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। आप ये देखेंगे कि r के साथ विभव का मान, देखिए r के साथ विभव का मान क्या, जैसे जैसे r का मान हम क्या करते हैं, कम करते जाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या होगी, ये रिलेशन उनके बीच बता रहा है, किसके बीच, आपके पास dv मतलब विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच रिलेशन आप क्या करोगे, बता सकते हो। क्लियर है, तो ये हमारे पास रिलेशन हुआ। थोड़ा सा अब हम विभव को जानते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहां से इस रिलेशन से हम E का यूनिट निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं। तो देखो V का मात्रक क्या होता है, विभव का मात्रक याद रखिएगा, विभव लिख लीजिएगा, इसको नोट करके, यहाँ पर हमने कार्य निकाल लिया था, है ना, इसको नोट करके आप लोग लिखेंगे कि विभव का मात्रक क्या होगा, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, या इसको हम क्या लिखते हैं, वोल्ट होता है, ठीक है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए वोल्ट पर मीटर, मतलब यदि हम विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, वोल्ट पर मीटर। इसके पहले हमने इसको इसी को क्या निकाला था, न्यूटन पर कूलम, ये भी बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलम, लेकिन याद रखिएगा कूलम को हम माप नहीं सकते, वोल्टेज को मापा जा सकता है। वोल्टेज को कैसे मापा जा सकता है, देखिए जिस चीज को हम माप सकते हैं वो मात्रक में लिखें तो ज्यादा बेहतर। वोल्टेज को मापा जा सकता है क्योंकि वोल्टेज किसके द्वारा हम निकालते हैं, कार्य के द्वारा, किसी वस्तु या सॉरी आवेश को कहां तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हम निकाल लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, मीटर, कितनी दूरी पर वो रखा है उससे दूरी मिल गई, तो वोल्ट पर मीटर क्लियर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर न्यूटन पर कूलम, तो बल तो हम निकाल लेंगे, बल हम, हमारे पास मेथड है बहुत सारे, लेकिन कूलम आवेश का जो मान है वो निकालने में हमें तकलीफ होगी और उसको निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी और उसको निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है। सो हम अब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो मात्रक यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, वोल्ट प्रति मीटर। क्लियर है, क्या करेंगे, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, वोल्ट, ठीक है। अच्छा विभव की गणना हम किससे करते हैं, कार्य से। अब
से बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि विभव की गणना हम किससे करेंगे, कार्य से करेंगे। तो एकांक आवेश पर किया गया कार्य, ठीक है, क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इस विभव की विभव का मात्रक देखें तो हम क्या बोलेंगे, जूल प्रति कूलम, ऐसा भी निकाल सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका विमीय सूत्र निकालना चाहें, विमीय सूत्र तो क्या हो जाएगा, देखिए कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, तो फिर से देखिए, जिसको नहीं आता मैं उसको बता दे रहा हूँ। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, ठीक है। अपन क्या ले लेते हैं, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन अपन ने ले लिया। यहाँ पर बल जो होता है, बल को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान गुना त्वरण, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। और त्वरण जो होता है, वेग में परिवर्तन की दर होता है, ये त्वरण है ना। वेग क्या होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर, तो ds/dt। s क्या है इसके लिए, l, ये इसके लिए t होता है, तो ये lt-1 हो गया, है ना। v का क्या हो गया, lt-1, तो ये क्या हो जाएगा, lt-1, फिर से नीचे t आ गया, t ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, lt-2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m मास के लिए कैपिटल A के लिए क्या हो गया, lt-2, और dx क्या है, दूरी है, विस्थापन है, तो ये l हो गया। तो मतलब कार्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए l से l का यहाँ पर है तो ये l2 t-2 कार्य मिल गया, ठीक है। तो देखिए कार्य के लिए हमारे पास विमीय सूत्र आ गया m l2 t-2, इस तरह से, ठीक। तो आपको यदि नहीं बनता है तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, पहले वेग के लिए निकाल लिया, फिर किसके लिए निकाल लिया, त्वरण के लिए निकाल लिया। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, है ना। बल कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र हमारे पास m होता है, ठीक है, और त्वरण के लिए lt-2, dx जो है दूरी है, विस्थापन है, तो उसको हम l से डिनोट करते हैं, मतलब इसको विमीय सूत्र l हो जाता है। फाइनली हमको ये मिल गया, तो आप ये रख दीजिए। Q के लिए, तो Q के लिए मैं आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैंने क्या कहा था, I × T। I को हम किससे मापते हैं, A से, और T टाइम है T, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, AT। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा m l² t जैसे ही ऊपर जाएगा तो t-3, और ये ऊपर जाएगा तो a-1, अर्थात विभव का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, ml2 t-3 a-1, ठीक है, ये विमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, हमको क्या करना है, 1 वोल्ट की परिभाषा, भाई वोल्टेज को डिफाइन करना है। तो हम वोल्टेज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 वोल्ट को हम डिफाइन करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो मैं इसको क्या कर दूं, 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए हमने ये जो V है, V में हमने 1 जूल और यहाँ पर 1 कूलम, ऐसा लिखा। हम क्या करते हैं कि एक किसी विद्युत क्षेत्र, कोई भी एक विद्युत क्षेत्र ले लिया यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर 2 बिंदु अपन लेते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि कार्य कितना करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 जूल। एक्चुअली तो वो विभवांतर ही है भाई, हम अनंत, विभव भी क्या है, विभवांतर ही है। हम क्या कर रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अनंत से क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अनंत पर विभव को हम क्या मानकर चल रहे हैं, शून्य मानकर चल रहे हैं। तो विभव भी वही है और विभवांतर भी वही है, विभवांतर से ही विभव निकल कर आया है, इसलिए पहले विभवांतर समझाया जाता है, फिर विभव समझाया जाता है। क्यों, क्योंकि विभवांतर से ही विभव की डेफिनेशन हमने बताया। बस हमने उसमें क्या किया, देखिए ये 2 बिंदु लिया, इस a को हम कहां पहुंचा दिए थे, अनंत पर पहुंचा दिए, और अनंत पर v का मान क्या, 0, e का मान क्या, 0। यहां से हमने किसी बिंदु पर लेकर आए, तो अनंत से किसी बिंदु पर, तो इस बिंदु का वो क्या कह रहा है, चूंकि यहाँ पर विभव 0 है, अर्थात मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, v माइनस va क्या हो जाएगा, 0, अर्थात v भी मिल गया, किस बिंदु पर, d बिंदु पर विभव मिल गया। यहाँ पर चूंकि ये वाला अंतर खत्म हो गया, अंतर है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने अनंत से लेकर आए, लेकिन निकाले कहां से, विभवांतर से निकाल के लेकर आए।
इसीलिए बुक में भी पहले आपको क्या समझाता है, विभवांतर समझाता है, उसके बाद आपको किसी बिंदु पर विभव की गणना के लिए व्यंजक स्थापित करता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंसेप्ट को समझिए कि एग्जैक्ट में क्या कह रहा है। ठीक है, तो विभव भी क्या है, विभवांतर ही है। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं विभव, 1 वोल्ट विभव या 1 वोल्ट को डिफाइन करूंगा तो क्या कहूंगा कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र E ऐसे में एकांक धन आवेश या 1 कूलाम आवेश, ऐसे लिखेंगे 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश को, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है, यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है या पड़े तो पता है, तो विभवांतर क्या होगा, तब विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट, या तो विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ठीक है, या इसी को अपन और परिभाषा को और थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1 वोल्ट विभव, ऐसा लिख सकते हैं, याद करके लिख देना, 1 वोल्ट विभव वह विभवांतर है, जिसमें जहां विभवांतर है या 1 वोल्ट विभव वह है, उसे कहते हैं जब 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, 1 जूल कार्य किया जाता है इस तरह से। ठीक है, 1 वोल्ट विभव उसे कहते हैं या उसे कहा जाता है जब 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी हमने देख ली। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, विभव सूत्र हो गया, वोल्ट हो गया, ठीक है, 1 कूलाम आवेश की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि कोई सिस्टम आवेशों का कोई तंत्र ले लेते हैं और उस आवेशों के तंत्र में अलग अलग आवेशों के कारण किसी आवेश पर विभव हम निकालते हैं या किसी बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विभव की गणना करते हैं। ठीक है, किसी तंत्र आवेशों के किसी तंत्र द्वारा एक निश्चित बिंदु पर कुल आवेशों के कारण विभव की गणना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक आवेश Q1 है, उसका बिंदु P पर विभव, तो हम बोलेंगे इस पर विभव किसके कारण, इस Q1 के कारण इस बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा, मैंने नाम दे दिया V1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ से दूरी मान लीजिए R बने तो मैंने बोला Q/R।
यहाँ पर कोई आवेश है Q2, मैंने बोला ना एक तंत्र मतलब कोई भी एक सिस्टम है उस पर बहुत सारे आवेश है, बहुत सारे आवेश है तो दूरियां भी अलग अलग होंगी। ये मान लीजिए R2 दूरी है, इसके कारण जो विभव वो कितना हो जाएगा, तो हमने बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश ले लेते हैं इधर पे Q3, तो इसके कारण इस बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, तो हमने बोला V3 या R3 ले लेता हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R3 है ना। ये टॉपिक में आप क्या लिख सकते हो, विभिन्न आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर कुल विभव। ठीक है, एक आवेश और ले लेता हूं, उसको मैं -Q4 ले रहा हूं, तो इस और ये R2, इसके कारण इस बिंदु पर विभव कितना हो जाएगा, V4, यहाँ पर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अच्छा एक बात और, ये Q1 है ना, Q2 हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2। आवेश अलग अलग है ना, स्रोत आवेश अलग अलग है। यहाँ पर आवेश क्या है Q4, इसको अपन माइनस यहाँ दिखा देते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुल आवेश कुल विभव निकालेंगे, तो अब एक बात, कुल विभव, तो विभव कैसी राशि है, मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, विभव है अदिश राशि। ठीक है, क्योंकि इसकी गणना हम किससे करते हैं, कार्य से, और कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि, तो विभव भी कैसी होगी, अदिश राशि है। तो अदिश राशि है होने के बावजूद यहाँ पर देखिए यदि स्रोत आवेश माइनस है तो विभव भी कैसा होगा, माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, है ना। इस तरह से आगे यदि और भी आवेश होते तो यहाँ पर कहाँ तक यदि n आवेश होते तो n तक, अभी 4 तक है तो 4 तक ही देखिए। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4, अब यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अपॉन R4 प्लस डैश डैश करके आगे भी चल जाएगा। ठीक है, जितने भी आवेश होंगे तो यहाँ से सब में से कॉमन निकाल दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो आप यहाँ लिखेंगे Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 माइनस Q4 अपॉन R4 करके जैसे आखिर लेंगे जा सकते हैं। मतलब मैंने आपको 4 बताया हुआ है, हो सकता है इस तंत्र में बहुत सारे और भी आवेश, तो कुल विभव जो होगा वो अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो एक अपन लिख देते हैं कि अलग अलग, मतलब यहाँ पे लिखेंगे अलग अलग किसी बिंदु पर विभव अलग अलग, मतलब किसी तंत्र या अलग अलग आवेशों, बहुत मतलब विभिन्न आवेशों के कारण, विभिन्न या अलग अलग या बहुत सारे आवेशों या एक आवेशों के तंत्र के कारण किसी बिंदु पर विभव उन आवेशों के कारण उस बिंदु पर विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ऐसा आप उसको लिख सकते हैं। या फिर हम बोलेंगे अलग अलग आवेशों के, इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, तो किसी तंत्र या निकाय आवेश, किसी आवेशों के ना या आवेशों के तंत्र या निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव या किसी बिंदु पर कुल विभव तंत्र के या निकाय के अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु
पर विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योग के विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ऐसा है ना। इस तरह से इसको डिफाइन करके हम लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे विभव निकालेंगे, द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको नहीं बताया है, वो स्किप हो गया धोखे से। ठीक है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये चीज समझ में आ गई। थोड़ा सा आपको मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, उसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखिए मैं क्या बताने जा रहा था, एक्चुअली था क्या, जब हमने क्या किया था, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हम निकाले थे, है ना। तो वहां पर हमने ये दो अपने लिया था और एक बिंदु को हमने कहा इनफाइनाइट से लेकर है। विभव की जब हम गणना किए थे तो कार्य हमारे पास निकल गया था। तो v क्या मिला था हमको, 1/4πε0। आपने देखा था इसको हमने माइनस यहाँ पे था, है ना, और माइनस या फिर यहाँ पे ये माइनस था 1/r और माइनस 1/∞। इस तरह से हमारे पास आया। ठीक है, हमने क्या किया था, इनफाइनाइट से r तक लेकर आए। यदि मान लो वही कार्य एकांक धनावेश को लेकर आए थे, ठीक है, यार फिर मैंने पिछले इसमें बताया था, जस्ट उसमें थोड़ा सा मुझे बताना था कि यदि हमको क्वेश्चन में ये आता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसकी गणना कीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, मान लो r2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1 है। तो हम जो किए गए कार्य की गणना है वो हम क्या करेंगे, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, r2 से r1। तो मैं यहाँ r2 से r1 लिखूंगा। ठीक है, तो ये अपर लिमिट पहले होगा और लोअर लिमिट बाद में, ये इस तरह से। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा इसका v का, वो कैसा हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा आप बुक की हेल्प ले लीजिएगा और उसमें आपको ये चीज मिल जाएगी। तो उसमें कोई अलग नहीं है, कोई अलग से डेरिवेशन भी नहीं है कि हम उसको अलग से इस तरह से करें, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना है। इनफाइनाइट से हमने क्या लिया, r तक लेकर आए। आप उसको कुछ मत करिए, क्या करिएगा, r2 से r, इनफाइनाइट की जगह आप क्या कर दीजिए, r2 कर दीजिए। तो वो पूरा का पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर आप क्यू रख दीजिए। ठीक, तो इस तरह से आपके पास वो चीजें आ जाएंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई भी डाउट होता है तो आप अपना कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है ना, और कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल फोन करके या कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करना। ठीक है, वो भी उसकी तीनों स्थितियां देखेंगे। पहली अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, उसके बाद हम देखेंगे उसकी कोई भी एक स्थिति में अपन लेते हैं। ठीक है, तीनों स्थितियों की गणना करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।